हेलो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जिस विषय पर जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं वह है भाषा की प्रकृति और विशेषताएं। हमने अपने पिछले वीडियो में भाषा के अर्थ और परिभाषा को समझा था और इस बात पर धारणा हमारी बनी थी कि भाषा का आधार उसके कुछ बिंदु हमने देखे थे। भाषा से मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करता है। भाषा मुख से निकली ध्वनियों का समझती है, जिसका विश्लेषण और अध्ययन करना संभव होता है। अर्थात भाषा के लिए पहले मस्तिष्क में विचार उठते हैं और फिर उन्हें मुख से ध्वनियों के माध्यम से उच्चारित किया जाता है। इस प्रक्रिया में विचार तो सूक्ष्म होते हैं और ध्वनियों को व्यक्त करने वाली इंद्रियां स्थूल होती है। अतः मानव जिस रूप में भाषा का प्रयोग करता है उसे देखने से भाषा के आधार के दो रूप हमारे सामने स्पष्ट होते हैं, उसका मानसिक आधार और भौतिक आधार। और इन्हीं आधारों पर भाषा की जो विशेषताएं उभर कर सामने आती है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हीं पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले जो विशेषता हम यहाँ पर ले रहे हैं वह है भाषा ध्वनियों का समूह है। वास्तव में देखा जाए तो भाषा क्या है? हमने देखा है वो मस्तिष्क में उपजती है और मुख के द्वारा अभिव्यक्त होती है, परंतु वास्तव में भाषा है क्या? तो भाषा ध्वनियों का समूह है, ये कहा जाता है। भाषा को ध्वन्यात्मक शब्दों की समष्टि कहा है, किंतु यह कथन अपने आप में भाषा को पूर्ण रूप में अभिव्यक्त करता हो ऐसा नहीं है, और न ही उसकी ध्वनि संबंधी विशेषताएं इससे स्पष्ट होती है। वास्तव में देखा जाए तो ध्वनि का अभिप्राय होता है जो सुना जाए, अतः उसका संबंध केवल कान से ही होता है, किंतु भाषा वर्ण होने के नाते आँख से भी संबंध रखती है। अतएव भाषा ध्वनि समूह तो है, किंतु ध्वनि समूह मात्र नहीं है, यह बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके संबंध में एक दूसरी आपत्ति भी उठाई जाती है, और वह आपत्ति है ध्वनियाँ सार्थक भी होती है और निरर्थक भी होती है, व्यक्त भी होती है और अव्यक्त भी होती है, किंतु भाषा का संबंध केवल सार्थक तथा व्यक्त शब्दों से ही होता है। इसे हम समझने के लिए अनुकरण सिद्धांत के आधार पर देखें तो भाषा के कई सार्थक शब्द पशु पक्षियों आदि की अव्यक्त ध्वनियों से बने हुए हैं, जैसे चहचहाना, झरना, टर्राना, खटखटाना, कूकना। वास्तव में ध्वनि पर आधारित इन गिने चुने शब्दों को छोड़कर अन्य ध्वनि समूहों का शब्द अर्थ के जिस चित्र को मन तथा हमारे मस्तिष्क से संबंधित कर देता है, आभासित कर देता है, एक चित्र बना देता है, उसकी ध्वनि का उस चित्र द्वारा संप्रेषण वस्तु या भाव से प्राय कोई संबंध नहीं रखता है। हमने पहले भी देखा था पिछले वीडियो में कि जो संबंध होता है वो यादृच्छिक संबंध होता है, अर्थात ऐच्छिक होता है, माना हुआ होता है। जैसे शेर या हाथी शब्द से जो चित्र उभरता है उसका संबंध हाथी या शेर ध्वनि समूह से नहीं होता, परंतु दहाड़ना, चिंगाड़ना ध्वनियाँ ऐसी है जो अपना शब्द से ध्वनि से संबंध रखती है। और इन सब बातों से ये स्पष्ट होता है कि भाषा में यद्यपि ध्वनि की विशेष महत्ता है, किंतु इससे भी बढ़कर महत्ता उस वस्तु भाव या विचार की होती है जिसके माध्यम से हम उस वस्तु का आभास, अभिव्यंजना या अनुभव के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा में ध्वनि से कहीं बढ़कर ही उस द्वारा ध्वनित चित्र, उससे आभासित मानव की अपनी भावना। दूसरे विशेषता के रूप में जब हम देखते हैं तो वह है भाषा आद्यंत सामाजिक वस्तु है। आद्यंत मतलब आदि से लेकर अंत तक भाषा यदि एक वस्तु है तो वह किस तरह की है? वह एक सामाजिक वस्तु है, अर्थात पूरे समाज के द्वारा उसका प्रयोग होता है। मनुष्य व्यक्ति होते हुए भी जैसे सामाजिक है, उसी प्रकार भाषा भी आद्यंत सामाजिक वस्तु है। मनुष्य का अस्तित्व व्यक्ति रूप में भी है और
सामाजिक रूप में भी, परंतु मूल रूप उसका सामाजिक है। यदि समाज नहीं होगा तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से जब भाषा का उद्गम हुआ होगा तो भाषा का उद्गम भी किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हुआ है। व्यक्ति ने परस्पर भावों को अभिव्यक्त करना चाहा होगा, विचारों को अभिव्यक्ति देनी चाहिए होगी, दूसरे के साथ उन्हें साझा करना चाहा होगा और इसी तरह से भाषा का जन्म हुआ है। भाषा से संबंधित कई सिद्धांत हैं जिनमें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और उनसे ये बात स्पष्ट होती है कि जो भाषा है वो समन्वित सिद्धांत जब हम लेते हैं कि भाषा का कोई एक कारण नहीं है, कई कारण हैं जो भाषा के जन्म के रहे होंगे। और जो समन्वित सिद्धांत है वो कहता है कि भाषा का जन्म समाज में ही हुआ है और अनुकरण आदि के सामाजिक भाव सूत्रों से ही अद्भुत निधि की यह सृष्टि हमारे सामने आई है। जन्म ही क्यों, भाषा का अस्तित्व, उसकी सार्थकता, उसका विकास हम जानते हैं समाज के ही आश्रित है। भाषा समाज में ही सीखी जाती है, भाषा का प्रयोग समाज में ही किया जाता है, क्योंकि हम भाषा बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे, समाज में ही तो बोलेंगे उसका। जब कभी बच्चों को समाज से अलग रखकर मूल भाषा के उद्गम की खोज की गई तभी उन बच्चों को भाषाहीन पाया गया है, क्योंकि भाषा के कीटाणु मानव शरीर में मानव स्वर तंत्रियों में भले ही विद्यमान हो, किंतु उनकी बाह्य अभिव्यक्ति का आधार तभी मिल सकता है जब समाज का संपर्क उसे प्राप्त होगा। भाषा व्यक्ति मात्र की होकर भी दुर्बोध, प्रभाव में शीर्ण तथा प्रयोग में सीमित हो जाती है, किंतु समस्त का आधार पाकर, समाज का आधार पाकर उसे सुबोधता मिलती है, व्यापकता मिलती है, अर्थ शक्ति में प्रसार होता है तथा इस प्रकार विकसित होकर वह समाज का जीता जागता उदाहरण बनती है, उसकी शक्ति बनती है। इस प्रकार भाषा समाज से विकास ही नहीं पाती है, अपितु समाज और उसकी सामाजिकता को भी विकसित करती है। अतएव ध्वनियों के प्रयोग में अपनी विशिष्टताओं को लक्षित करते हुए भी भाषा देखा जाए तो पूर्ण रूप से सामाजिक वस्तु है। कोई भाषा जितनी समृद्ध होगी उतना ही उसका समाज भी विकासशील होता है। हम भाषा की अन्य विशेषताओं को अगले वीडियो में समझेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी। धन्यवाद।